स्टार्ट करते हैं। अ, हमारा बुक का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज़ फ्रॉम बेसिक्स। स्केड्यूल में तो हमारा वैसे सेल्स टैक्स स्टार्ट होना है, बट हम इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज सेल्स टैक्स में भी कुछ ऐसे कंसेप्ट हमारे इस्तेमाल होने हैं जिसके लिए हमें कुछ थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज की इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, स्कोप ऑफ इनकम हमारा क्या है क्या नहीं है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे तलाश कर रहे होंगे, उसको हम यहाँ पर देख रहे होंगे क्या है और किस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम किसे कहते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ रीड ओनली पर्सपेक्टिव पे होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्रैम करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके कंसेप्ट जो हैं अरेज हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशंस में, तो इनकम किसे कहते हैं हम लोग पढ़ के आ चुके होंगे। अगर लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो जो हमारी आमदनी होती है, जो हमारी अर्निंग होती है, जो हमने कमाई की है, वो मेरी क्या कहलाती है, वही मेरी इनकम कंसीडर हो रही होती है। मतलब जो मैंने अर्न किया है, जो मैंने कमाया है, वो मेरा क्या है, इनकम है। अब अगर देखा जाए तो टैक्स में इनकम को एक्सप्लेन किया गया है। ये डेफिनेशन है इनकम की, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकम क्या होती है, मतलब कोई भी ऐसी अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स है अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। हम जो कानून पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी रकम जिसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, जिसके ऊपर हम टैक्स चार्ज कर रहे होंगे, उसे हम क्या मानेंगे, इनकम मान रहे होंगे। जैसे सैलरी के ऊपर टैक्स लगता है वो इनकम है, प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता है वो इनकम है, बिजनेस के ऊपर टैक्स लगेगा वो भी क्या होगी, इनकम कंसीडर हो रही होगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी अमाउंट जो आपको मिले जिसमें से टैक्स या तो कलेक्ट हो जाए या डिडक्ट हो जाए या वो एफटीआर का फाइनल टैक्स रजीम का पार्ट बन रही हो, उसे भी हम क्या मानेंगे, इनकम मान रहे होंगे। एफटीआर क्या होगा आगे जाके हम डिस्कस आउट कर लेंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसी अमाउंट जिसको इस ऑर्डिनेंस ने कह दिया है कि ये आपकी इनकम है, वो भी क्या होगी, हमारी इनकम ही ट्रीट हो रही होगी। जैसे टेक एन एग्जांपल, डिविडेंड है। डिविडेंड के बारे में उसने क्लियरली बता दिया कि डिविडेंड जो है वो आपकी इनकम कंसीडर होनी चाहिए। प्रॉफिट ऑन डेट हो गया, रॉयल्टी वगैरह होगी, जिन चीज़ों के बारे में क्लियरली उसने कह दिया है कि वो इनकम है, वो आपकी क्या होगी, इनकम ही कंसीडर हो रही होगी। उसके अलावा अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो वो भी क्या है, आपकी इनकम है। अब लॉस क्या होता है, बेसिकली लॉस जो है वो आपका नेगेटिव इनफ्लो होता है। मतलब इनफ्लो तो हुआ बट वो नेगेटिव हो गया, मतलब आउटफ्लो क्या लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 की सेल्स की हैं और आपकी कॉस्ट जो है वो 8,000 थी, तो आपका प्रॉफिट कितना आया था, 2,000 आया था, ये प्रॉफिट था। अगर 10,000 की सेल्स की हैं और कॉस्ट जो है वो 12,000 है, तो अब क्या हुआ है, लॉस हुआ है 2,000 रुपये का। लेकिन इनकम तो है हमारी, नेगेटिव इनकम शो हो रही है, तो इसको भी हम क्या कर रहे होते हैं, इनकम ही ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम इनकम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकम हम कितने सोर्सेज में से अर्न कर सकते हैं, कितने सोर्सेज में से कमा सकते हैं, वो हमने देखना होता है। हमारे हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो क्या होते हैं क्या नहीं होते, उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं जो चल रहे होते हैं। एक है हमारे पास सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। आपने अगर कोई भी इनकम कमानी है, इन पांचों हेड्स ऑफ इनकम में से ही क्या की जाएगी, वो इनकम जो है हम अर्न कर रहे होंगे। देखें, पैसा कमाना है या तो हम नौकरी कर सकते हैं। अगर नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से अगर हमें कोई इनफ्लो वगैरह मिला, वहाँ से कोई हमें आमदनी मिली है, तो वो मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगी। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमने प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया हुआ है, हमने प्रॉपर्टी को किराए पे दिया हुआ है, वहाँ से हमें किराया वगैरह मिल रहा है, तो वो हमारी किसका पार्ट बनेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रहा होगा। कारोबार कर रहे हैं, दुकान खोल ली है, रेडी लगा ली है समोसों वाली, तो वो क्या होगी, हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगा। एसेट्स बेच देते हैं, घर बेच दिया, शेयर्स बेच दिए, घड़ियाँ बेच दी, इस तरह से जो आपको पैसे मिलेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जा रहे होंगे। और अगर कोई भी आपके पास ऐसे पैसे हैं जो आपके इन चारों में से कहीं पे भी फॉल नहीं कर रहे, तो वो कहाँ पे जाएंगे, इनकम फ्रॉम
अदर सोर्स में देंगे। जैसे सबा लोड वाली के पैसे हैं वो कहाँ पे जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहे होंगे। जो बाकी ट्यूशन्स वाली होती है उसके पैसे कहाँ पे जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसकी तो दो इनकम होती हैं, एक ट्यूशन फ़ी और जो बच्चों का फ्री में लंच खा जाती हैं, तो दो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है वो बन रही होती हैं। तो ये हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं जिसमें से हमारी इनकम फॉल कर रही होती है। अब जब भी हम इनकम कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली हमारा क्या होता है कि जो हमारे पास ये पांचों हेड्स ऑफ इनकम आए हैं इनका हम सम करते हैं ठीक है। या अगर हम कोई भी इंडिविजुअल हेड ऑफ इनकम निकाल रहे हैं, जैसे बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखेंगे बिज़नेस का टोटल सम हमारे पास क्या आएगा वो लेंगे। उसमें से जो भी डिडक्शंस हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी अखराजात हैं, वो हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। और मेरे पास नेट इनकम आ जाएगी कि मेरी नेट इनकम क्या बनती है। मतलब जो हम अकाउंटिंग में नहीं बेसिकली पढ़ते कि हमारे पास ग्रॉस इनकम होनी चाहिए, उस ग्रॉस इनकम में से जो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह होंगे उस एक्सपेंसेस को लेस करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास नेट इनकम जो है आ जाएगी। कि नेट इनकम हमारी इस तरह से बन रही होती है। इज दैट क्लियर? इसको रीड कर लें फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखें ये इनकम है हमारी, इस इनकम के ऊपर हमने क्या करना होता है, टैक्स लेना होता है। हमने टैक्स किसके ऊपर लेने, इनकम के ऊपर लेने। इनकम तो हमें पता लग गया कि पैसे कमा रहे हैं, जो आमदनी वगैरह कमा रहे हैं वो हमारी इनकम कंसीडर हो रही होती है। अब हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन नहीं आता कि जो हमने टैक्स लेना है वो कितने अरसे के लिए इनकम होनी चाहिए। ओके जी, टैक्स निकालो इनकम पे। जी कौन सी इनकम के ऊपर, रोज़ की इनकम के ऊपर, डेली इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, वीकली वाली पे करना है, मंथली वाली पे करना है, 6 महीने की इनकम के ऊपर, किस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। बिकॉज हमारे पास कोई कुछ, यार नुमान एम्पलीफायर चाहिए होगा, मेरा गला नहीं काम कर रहा तो हम किस इनकम के ऊपर कितने अरसे की इनकम के लिए हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक टाइम रेफरेंस तो होना चाहिए। अब वो टाइम रेफरेंस हमारे पास क्या होगा वो हमने देखना है। जिस तरह आप लोग पढ़ के आ चुके हुए ना, अकाउंटिंग में हमारा एक अकाउंटिंग ईयर होता है। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है हमारा, 12 मंथ का पीरियड होता है। और उसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, हम देखते हैं कि इस स्पेसिफिक डेट से लेके इस स्पेसिफिक डेट तक हमने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, कितनी सेल्स की हैं, कितनी परचेजेस की हैं, क्या हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, वो हम लेस करवाते हैं, हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो हम एक टाइम ऑफ रेफरेंस में चल रहे होते हैं कि हमारा टाइम ऑफ रेफरेंस क्या है, इस डेट से लेके इस डेट तक है। हमें हमारे पास एक टाइम है जी, इतने महीनों में इतनी सेल्स हुई है, इतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, ये प्रॉफिट था। और प्रॉफिट जो होता है वो 1 साल का निकाल रहे होते हैं। तो सेम वही कंसेप्ट हमारा कहाँ पे अप्लाई होगा, टैक्स ईयर में भी अप्लाई हो रहा होगा। अब ये कहते हैं हुकूमत आके भाई टैक्स निकालो, हम कहते हैं ठीक है टैक्स ले लो। कितने अरसे का चाहिए, कहते हैं जी हमें एक टैक्स ईयर में आपने क्या करना है, टैक्स जमा करवाना है। तो यहाँ पर जिस तरह हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी ये इसी तरह से होगा कि हमारे पास रेफरेंस है कि हम शुरू करेंगे 1 जुलाई से और ख़त्म करेंगे 30 जून के ऊपर जाके। ये जो टैक्स, ये जो रेफरेंस है, ये हमारा क्या कहला रहा होगा, टैक्स ईयर कहला रहा होगा। अब इसमें एक छोटा सा चेंज है जो लाइक अकाउंटिंग ईयर में नहीं होता। अकाउंटिंग ईयर की कोई टाइप्स नहीं होती, ऐसे ही है, अकाउंटिंग ईयर एक ही है, लेकिन इसकी टाइप्स हैं। टैक्स ईयर हमारे पास 3 तरह का होता है।
एक है नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा है स्पेशल टैक्स ईयर और तीसरा है हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। 3 तरह का टैक्स ईयर जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ये 3 तरह के टैक्स ईयर जो हैं इन्हें हमें क्या करना है, लेके चलना है। पेपर में टैक्स ईयर किससे मुतालिक जो है आपको पास पेपर में कोई 2 से 3 सवाल जो हैं वो मिले हुए हैं टैक्स ईयर के टाइप से, लेकिन एक जो मेजर सवाल उसने हमसे आज तक पूछा हुआ है डैट इज़ के टैक्स ईयर चेंज कैसे होगा, वो वाला सवाल। तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है और आई गेस इस टॉपिक में से लास्ट टाइम क्वेश्चन 2019 में आया है। उसके बाद उसने चेंज इन टैक्स ईयर में से पर्टिकुलरली कोई किसी किस्म का सवाल अभी तक नहीं पूछा। चूँकि उसने सवाल नहीं पूछा, ऑफ है वहाँ से, उसने अभी तक सवाल नहीं पूछा, इसलिए आपका इस अटेम्प्ट में थोड़ा सा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज़्यादा ही हो गई है, एक मिनट, अब ठीक है, अब ठीक है, अब इन बिटवीन नहीं है इसके, लाइक फुल ऊपर है या फुल नीचे है? हेलो, अब बाद नमाज जुमा, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब ये ना कहना हम हफ्ते को जुमा पढ़ लेंगे, आज मस्जिद में रश। तो ये तो शॉपिंग डे है ना आज, तेरा शॉपिंग डे नहीं? आज कल इसके न्यू शूज़ आए होंगे। एवरी फ्राइडे घर यही कहता है कि मैं शॉपिंग करने एम्पोरियम जा रहा हूँ, और लेकिन एम्पोरियम वाली मस्जिद में जा रहा होता है। किधर? तेरा तो पूरा पूरा बिजनेस है वहाँ पे, 3 फ़कीर खड़े करता है, थोड़ी सी चप्पल चोरी करता है, पैसे कमा रहा होता है। वैसे अच्छा बिजनेस है फ़कीरों वाला, कोई टैक्स नहीं लगता इसके ऊपर। नहीं, वो बिज़नेस कर रहे हैं पूरे का पूरा। कुछ अर्से पहले ना मेरे जानने वाले थे, तो उन्होंने अपना रिश्ता तय किया अपनी बेटी का एक घर में। तो वो घर जौहर टाउन में, लाइक बड़ा अच्छा घर, वेल नोन, बड़े इम्प्रेस हुए। लाइक आप 2018 में देखें उनके घर में ऑडी खड़ी हुई थी। अब जिस घर में ऑडी खड़ी हो कितना अच्छा होता है, बड़ा इम्प्रेस हुए। वो कह जी काम क्या करता है? जी हमारा बड़ा वेल सेटल्ड बिजनेस है, बट बिजनेस है कौन सा बता नहीं रहते। वो बाद में जब लाइक रिश्ता वगैरह हो गया और कुछ अर्से बाद उन्होंने रैकी की, तो उनको लगा पता कि उनके फ़कीर हैं जिन्होंने मुख्तलिफ दरबारों पे रखे होते हैं, बाकायदा इस्टेब्लिश्ड, वो उसका बिज़नेस करते थे ना। मैंने कहा यार अच्छी बात तो है कि इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, एक आधे फ़कीर को चर्च पे लाएँ, एक आधे के पाँव शाँव तोड़ें, और जितनी कमाई होगी सारी आपकी। तो ये फैक्चुअली बड़ा हैवी बिज़नेस है अनफॉर्चुनेटली, और देख के हमें डोनेशन वगैरह करनी चाहिए जब हम कर रहे होते हैं। फिर उसका रिश्ता टूट गया बेचारी का। अच्छी बात है ना, अगर उसकी ऑडी रह गई है, वरना उसने हाथ वाली गाड़ी भी होना था जो फ़कीर इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारे पास 3 तरह के टैक्स ईयर है, एक नॉर्मल टैक्स ईयर है, एक स्पेशल टैक्स ईयर है, और तीसरा कौन सा है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। देखिए नॉर्मल टैक्स ईयर वो है हमारे पास जो 12 मंथ का पीरियड है। पीरियड्स हैं हमारे पास ये कौन सा? 12 मंथ का, जो शुरू होगा 1 जुलाई को और ख़त्म होगा हमारे पास 30 जून को। ये वाला जो टैक्स ईयर है, ये वाला जो टैक्स पीरियड है, ये हमारा क्या कहला रहा होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू हुआ जी 1 जुलाई 2023 को, ये कब ख़त्म होगा? 30 जून 2024 को। मतलब टैक्स वालों का हैप्पी न्यू ईयर कब आता है? 1 जुलाई को आ रहा होता है। टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 21 में, ख़त्म हुआ 30 जून 22 में। टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2022 में, ख़त्म हुआ आपके पास 30 जून 2023 में। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपका नॉर्मल टैक्स ईयर कहला रहा होता है।
अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर है, इसको डिनोट कैसे करना है। अभी ये साल कौन सा शुरू हुआ है, 24। तो हमें तो पता है कैलेंडर ईयर में 2024 है, बट इनका कैसे फैसला करेंगे ये टैक्स ईयर कौन सा है। तो इसका असूल याद रख लेना आपने कि जिस साल में ये जून फॉल कर रहा होगा उसी साल से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट कर रहे होंगे। ये 24 में है, इसे हम क्या कहेंगे, टैक्स ईयर 24। ये 22 में है, इसे हम कहेंगे टैक्स ईयर 22। ये 23 में है, इसे हम कहेंगे टैक्स ईयर 23। अगर लिखा हुआ है टैक्स ईयर 2019, इसका मतलब क्या है, ये शुरू हुआ 1 जुलाई 18 को और ख़त्म हुआ होगा 30 जून 19 को। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर पाकिस्तानी का टैक्स ईयर क्या होता है, नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप कभी भी जाके FBR में रजिस्टर्ड होंगे तो जो आपका टैक्स ईयर होगा वो कौन सा कहलाएगा, वो हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर कंसीडर हो रहा होगा। इंडिविजुअल्स का, AOP का, कंपनी का, बाय डिफ़ॉल्ट सबका टैक्स ईयर क्या होता है, नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास आएगा डैट इज़ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कौन सा आएगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता, सॉरी स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है वो हमने देखना है। देखें, पहले आप इस्तेमाल कर रहे थे नॉर्मल टैक्स ईयर, अब आपका ये टैक्स ईयर शुरू होता है इस डेट के ऊपर, एंड होता है जाके इस डेट के ऊपर। आपने कहा जी सर ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल है, अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं, बिजी होते हैं। आप हमें कोई और टैक्स ईयर अलॉट कर दें, जब हम रिलैक्स होंगे हम अपने अकाउंट्स क्लोज करके हम आपको अपना टैक्स जमा करवा देंगे। या हम चाहते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है हम उसी को अपना टैक्स ईयर लेके चले, ताकि हम एक ही दफ़ा अकाउंट्स क्लोज करें, एक ही दफ़ा आपको टैक्स पे करें और हमारी कहानी जो है चलती रहे। तो क्या कमिश्नर अलाउ कर सकता है, द आंसर इज़ यस। वो आपको अलाउ कर सकता है कि आप अपना टैक्स ईयर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो स्पेशल टैक्स ईयर क्या होगा, बेसिकली स्पेशल टैक्स ईयर है वो टैक्स ईयर विच इज़ अदर देन नॉर्मल। जो नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा है ना, वो मेरा क्या कहलाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। देखें, एक बंदा है वो टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रहा है जो स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2023 पे और ख़त्म होगा जाके 30 जून 2024 में। वो अभी इस टैक्स ईयर में है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। वो रिक्वेस्ट करता है कि जी मेरे लिए ये टैक्स ईयर फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, मुझे कोई अल्टरनेटिव दे दें, ये तो सही नहीं है मेरे लिए। आप कहते हैं ठीक है, अल्टरनेटिव जो है वो हम आपको दे देते हैं। क्या चाहिए जी, मैं अब आपको आइंदा से 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो है मैं आपको अपनी रिटर्न जमा करवाया करूँगा। देखें, यहाँ पे भी इनकम 12 महीने की है, यहाँ पे भी इनकम 12 महीने की है, तो गवर्नमेंट को तो 12 महीने की इनकम के ऊपर टैक्स मिल रहा है। लेकिन अब वो टैक्स पीरियड जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो गई है, वो जुलाई से जून नहीं है बल्कि जनवरी से क्या हो गई है, दिसंबर हो गई है। ये गिर जाएगा, ये लगने लगा नीचे, ये गिर गया नीचे, लग गया। कौन से लेवल पे, सबवे सर्फर के लगा होगा सुकून से, फिर आई कैप में भी लगा हुई पेपर पे बैठ के। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा स्पेशल टैक्स ईयर जो है कंसीडर हो रहा होगा। अब जो भी नॉर्मल के अलावा है वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। फॉर एग्जांपल शुरू हुआ 1 मार्च 2022, ख़त्म हुआ जाके 28 फरवरी 2023। कौन सा टैक्स ईयर है ये, स्पेशल टैक्स ईयर है। शुरू हुआ 1 अगस्त 2023, ख़त्म हुआ 31 जुलाई 2024। कौन सा है, स्पेशल टैक्स ईयर है। शुरू हुआ जी 1 अक्टूबर 2021, ख़त्म हुआ जाके 30 सितंबर 2022। तो ये सारे क्या होंगे, हमारे स्पेशल टैक्स ईयर होंगे। क्लियर है। अब क्वेश्चन है
कि हमें इसको तो डिनोट करना आता है कि यार जिस साल में जून फॉल कर रहा है हम उसी से इसको बता देंगे। स्पेशल टैक्स ईयर का फैसला कैसे होगा कि इसको हमने कैसे डिनोट करना है, इसका एक आसान असूल याद कर लें। ये ईयर एंड है, ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून किस ईयर में फॉल कर रहा है, बस ये देख लिया करें। ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर 2025 में। इस तारीख के बाद वेरी इमीडिएट जून कब आ रहा है, 26 में आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टैक्स ईयर 26 कहेंगे। ये ईयर एंड हुआ 28 फरवरी 2023। इस तारीख के बाद अगला जून कब आ रहा है, 2023 में आ रहा है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 2023 कहला रहा होगा। ये ख़त्म हुआ है 31 जुलाई 2024 में। इस डेट के बाद अगला जून कब आ रहा है, कब, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 25 कहला रहा होगा। ये ख़त्म हुआ है 22 में, अगला जून कब आ रहा है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 2023 कहला रहा होगा। तो ईयर एंड होने के बाद जो वेरी नेक्स्ट जून होगा हम इसको उसी ईयर से क्या कर रहे होंगे, डिनोट कर रहे होंगे कि यार ये 2023 है, 2024 है या 2025 है। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास तीसरा बचता है टैक्स ईयर, डैट इज़ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। वो हम यहाँ पे देखते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर या ट्रांजिशन का मतलब होता है एक फेज़ से दूसरे फेज़ में चले जाना। जो उसके दरमियान स्टेट आती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल स्टेट कह रहे होते हैं। अब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होगा कि अगर आपने अपना टैक्स ईयर चेंज किया, जो भी आपका टैक्स ईयर था, अगर आपने अपना टैक्स ईयर चेंज किया, वो चेंज करने की वजह से बीच में एक गैप जनरेट होता है, उस गैप को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। जैसे एग्जांपल है, आप पहले टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रहे थे नॉर्मल, जो 1 जुलाई 2022 पे स्टार्ट हुआ और 30 जून 2023 के ऊपर ख़त्म हो गया। आप एग्जिस्टिंगली यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आप ये वाले टैक्स ईयर में है कि यार ये मेरा एग्जिस्टिंग टैक्स ईयर है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, नॉर्मल टैक्स ईयर है। आप कहते हैं नहीं पॉसिबल नहीं है, टैक्स ईयर चेंज कर दें। उसने कहा कब, आपने कहा जी मैं कैलेंडर ईयर पे जाना चाहता हूँ, मतलब 1 जनवरी 24 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक, फ्यूचर में मतलब आप ये मांग रहे हैं। उसने कहा ठीक है मैं आपको कर देता हूँ। अब देखें ये है एग्जिस्टिंग यहाँ पे है, जब आपने ये किया तो आप इसकी रिटर्न जो है वो क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, डन। अब ये यहाँ बैठे हैं, इन 12 महीने की इनकम कमाई, इन 12 महीने पे टैक्स पे कर देंगे। जब मुस्तकबिल में आप यहाँ पे मूव हो जाएंगे तो मुस्तकबिल में फिर इसकी इनकम जो है इसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है पे कर देंगे। ऐसे ही है, यहाँ पे टैक्स पे कर दिया, यहाँ भी आपने टैक्स पे कर दिया, लेकिन आप ध्यान से देखें तो ये एक गैप नहीं जनरेट हो गया बीच में, डैट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई 2023 टू 31 दिसंबर 2023। ये जो 6 महीने का अरसा है, क्या मैंने इस 6 महीने के अरसे में कोई इनकम कमाई होगी, कोई पैसे कमाए होंगे? लाजमी बात है, बिजनेस भी किया है, नौकरी भी, सब कुछ किया है, तो इस 6 महीने की इनकम के ऊपर भी टैक्स पे करना चाहिए। तो ये जो गैप जनरेट हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, ये गैप मेरा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो कहला रहा होता है। क्या कहलाता है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसको भी डिनोट करने का असूल क्या है, इस डेट के बाद नेक्स्ट जून कब आ रहा है, 24 में, तो ये क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 24। ये देखिए ये टैक्स ईयर आपका 23 हो गया, ये टैक्स ईयर आपका 25 हो गया और ये आपका टैक्स ईयर 24 कंसिडर हो रहा होगा। तो ये हमारे पास टैक्स ईयर्स और उसकी टाइप्स सारी आती हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, और हमारे पास जो है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है,
वो हमने सारे का सारा यहाँ पे डिस्कस आउट कर लिया है। इसको आप रीड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, हम प्रोसेस देखते हैं कि हमने किस तरह से अपना टैक्स ईयर जो है वो चेंज करना है। उठे पढ़ मामा। अब हम देखते हैं चेंज इन टैक्स ईयर, कि अगर हमने अपना टैक्स ईयर चेंज करना हो, अगर हमने अपना, ये समझ तो लग गई हम नॉर्मल से स्पेशल में जा सकते हैं, बट इसको चेंज करने का प्रोसीजर क्या है, तरीक़ेकार क्या है, वो हमने यहाँ पे देखना है। रिमेंबर, कोई भी पर्सन इंडिविजुअल के अलावा कोई भी पर्सन जो है वो अपना टैक्स ईयर चेंज कर सकता है। मतलब आप नॉर्मल से स्पेशल में जा सकते हैं, बोल रहा हूँ और बीच में घुस दूँ। स्पेशल से नॉर्मल में जा सकते हैं, स्पेशल से किसी दूसरे स्पेशल में जा सकते हैं, स्पेशल से वापस नॉर्मल टैक्स ईयर में आ सकते हैं। तो ये चेंजेस जो है ये क्या है हमारे लिए पॉसिबल है। मतलब कोई भी पर्सन जो है पहले अगर नॉर्मल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रहा था तो वो किसी स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकता है। अगर वो पहले कोई स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रहा था तो किसी दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकता है, या स्पेशल से वापस क्या हो सकता है, वो बंदा नॉर्मल टैक्स ईयर में आ सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले जाएगा, जाके अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन देगा कमिश्नर को, दरख्वास्त देगा कि जी मैं अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाह रहा हूँ। और जो ये एप्लीकेशन देगा, इस एप्लीकेशन में ये क्या करेगा, अपनी कंपेलिंग नीड शो करेगा, मतलब अपनी बताएगा ज़रूरत क्या है, वाई ही रियली वांट टू चेंज द टैक्स ईयर, अपनी इसने नीड बतानी है। ऐसे तो नहीं ना कि दी अच्छा लग रहा है टैक्स ईयर चेंज कर दे, मूड स्विंग्स हो गए टैक्स ईयर चेंज कर दे, ऐसे नहीं होगा। बल्कि क्या करना है, उसने अपनी कंपेलिंग नीड शो करनी है कि जी ये मेरी कंपेलिंग नीड है, मुझे इसलिए अपना टैक्स ईयर जो है वो क्या करना है, चेंज करना है। अब आपने कमिश्नर को अप्लाई कर दिया, अब कमिश्नर के पास आपकी दरख्वास्त आ गई है, अब कमिश्नर के पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कुछ कर सकता है आपकी दरख्वास्त के साथ। देखें, पहली बात है कि अगर आपने कमिश्नर को अप्लाई किया और कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन से सेटिस्फाई हो गया, क्या हो गया, उसको पसंद आ गया आपकी एप्लीकेशन, जो भी आपकी नीड थी उसने पूरी की, आपने पूरी कर दी, तो वो क्या करेगा, आपका टैक्स ईयर जो है वो अलाउ कर देगा कि जी आप अपना टैक्स ईयर चेंज कर दें। जैसे ही वो आपको अलाउ करेगा तो वो उसी दिन एक नोटिस इशू कर देगा कि इस बंदे का आज से मैं क्या कर रहा हूँ, टैक्स ईयर चेंज कर रहा हूँ। इसका प्रीवियस टैक्स ईयर ये था,
फ्यूचर में इसका टैक्स ईयर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो उसी दिन क्या कर देगा, आपका टैक्स ईयर चेंज कर देगा। ये तो है आम जिंदगी, अच्छी लाइफ है जिसमें कोई मसला नहीं होता। दूसरा, कमिश्नर के पास ऑप्शन क्या है कि वो आपकी दरख्वास्त जो है वो क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे कि है जी मुझे कोई किसी किस्म की आपकी टैक्स ईयर चेंज नहीं करना। लेकिन वो आपकी एप्लीकेशन को ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, पहले आपको बुलाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा। मतलब आपको डेट देगा, आएगा, कहेगा जी बताएं, प्रेजेंट करें अपने आप को, आप पूरा अपना केस प्रेजेंट करेंगे। जब सारा कुछ आप प्रेजेंट कर देंगे ना, तब कहानी बता देंगे, कहेगा सॉरी मैंने चेंज नहीं करना। तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करने के बाद क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा होगा। अगर कमिश्नर ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, क्या आप उसके खिलाफ कहीं जा सकते हैं? यस, आप इसके खिलाफ फिर अपील में जा सकते हैं कि जी मुझे कमिश्नर के फैसले से इख्तलाफ है। आप अपील में जाएंगे कहाँ पे, FBR के पास। लेकिन जो FBR का फैसला होगा वो फिर फाइनल होगा, उस फैसले को आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये सारा हमारा चेंज इन टैक्स ईयर का प्रोसेस है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पास पेपर का, जो वो पूछता है अक्सर ही कि बताएं जी चेंज इन टैक्स ईयर हमारा किस तरह से हो सकता है, क्या हमारा मेथड है चेंज इन टैक्स ईयर का, या क्या हमारा प्रोसीजर है, ये पूछ रहा होता है। और यही सवाल जो है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है कि मेथड ऑफ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो भी हमारी क्या हैं, बिल्कुल सेम होती हैं। तो इसको ज़रा रीड कर लें बुक से, फिर हम ज़रा आगे चलते हैं कि आगे अब क्या करना है और किस तरह लेके चीज़ों को चलना है। आपकी बुक में एक एक्सरसाइज है कि आपने अकाउंटिंग पीरियड जो है बताने हैं, कौन से हैं कौन से नहीं है, स्पेशल है कि नॉर्मल है या ट्रांजिशनल है, तो ये आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखें, टैक्स किसने पे करना होता है? टैक्स जो है वो हमेशा पे करना है पर्सन ने। किसने पे करना है? पर्सन ने। अब पर्सन किसे कहते हैं? अगर उर्दू लुगत की बात किया जाए तो एक इंसान को, एक शख्स को क्या कहेंगे? पर्सन कह रहे होंगे। अगर हम बाय डिक्शनरी चलते हैं, अगर हम बाय डिक्शनरी बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग इज़ अ पर्सन। लेकिन टैक्स में जो है वो पर्सन को एक्सप्लेन किया गया है, सिर्फ इंसान पर्सन नहीं है, बल्कि टैक्स वालों ने एक्सप्लेन कर दिया है कि जहाँ पे पर्सन का वर्ड लिखा होगा उससे मुराद क्या होगा? इंडिविजुअल मतलब ही, वुमेन, वो वाली वुमेन नहीं कह रहा, मीम वाली, मतलब ही और शी पर्सन में आती है। कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है, AOP वगैरह, वो इसमें आ रही होती हैं। कंपनी एक पर्सन कहलाती है। कोई भी फेडरल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट की एजेंसीज हो गई, पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई, फॉरेन गवर्नमेंट्स हो गई, ये भी क्या सारी कहलाती हैं? पर्सन्स कहला रही होती हैं। मतलब जहाँ पे भी पर्सन का वर्ड लिखा होगा, जहाँ पे भी पर्सन का वर्ड इस्तेमाल होगा, वहाँ पे क्या होगा? नंबर 1 इंडिविजुअल, AOP, कंपनी और गवर्नमेंट, इन सब की कलेक्टिवली बात हो रही है। अगर टेक्स्ट में कहीं पे भी वर्ड लिखा हुआ है ना इंडिविजुअल का, तो वहाँ पे उसका मतलब है कि स्पेसिफिकली किसकी बात की जा रही है? इंडिविजुअल की बात की जा रही है। अगर टेक्स्ट में कहीं पे भी स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन है कंपनी का, फिर वहाँ पे इसका मतलब है कि स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी की बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे भी पर्सन का वर्ड लिखा हुआ आ गया, हम किसकी बात कर रहे होंगे? इंडिविजुअल, AOP, कंपनी और गवर्नमेंट, इन सब की हम कलेक्टिवली बात कर रहे होंगे। गॉट इट? अब इसमें से हमारे पास पहले डेफिनेशन आती है, डैट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसे कहते हैं? बिजनेस लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ भी रहे होंगे या पढ़ने वाले होंगे। एक वहाँ पे एक आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप क्या होती है? फर्म क्या होती है? वो जो फर्म या वो जो पार्टनरशिप है ना, वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहला रही होती है। लेकिन टेक्स्ट में एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी एक्सप्लेन्ड है।
क्या कि एओपी में क्या कुछ इंक्लूड होगा, फर्म, ठीक है। अब ये फर्म वो है जो पार्टनरशिप फर्म है, जो आप बिजनेस लॉ में पढ़ के आ चुके हैं, ये हम उस फर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें दो या उससे ज़्यादा लोग मिलके अपना कैपिटल जो है पूल करते हैं, मिलके काम करते हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं, तो ये फर्म हमारी इसमें आ रही होती है। उसके अलावा इसमें आ जाएगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए हिंदू कल्चर्स में ये होता है कि वो जो कारोबार कर रहे होते हैं वो सारे मिलके कर रहे होते हैं। फैमिली ओन्ड बिजनेस है जिसमें जिनका एक होता है दादा जो उनका होता है वो करता होता है, वो डिसीजन मेकर है, पॉलिसी मेकर है, और बाकी सारी जो उसकी जनरेशन होती है वो धरता होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो एक बंदा बैठा हुआ है, उसके बेटे पोते सारे मिलके जो काम कर रहे होते हैं। तो जो हिंदू फैमिली ओन बिजनेसेस होते हैं वो भी यहाँ पाकिस्तान में एओपी कंसिडर हो रहे होंगे। उसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कि कोई भी कानूनी तौर के ऊपर, अदालती तौर के ऊपर कोई पर्सन क्रिएट हुआ है, एओपी कंसिडर होगा। या कोई भी एसोसिएशन या कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन जो किसी फॉरेन लॉ के तहत क्रिएट हुई है, वो भी क्या कहलाएगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहला रही होगी, एक्सेप्ट कंपनी। कंपनी जो है इसमें नहीं आती, कंपनी के अलावा जो है बाकी चीज़ें सारी इसमें आ रही होती हैं। इज दैट क्लियर? ये डेफिनेशन रीड कर लें पर्सन की और एओपी की, फिर हम आगे चलती हैं। उसके बाद बोर्ड है। बोर्ड की डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो हमारे पाकिस्तान की हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो पहले इसका नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924। बाद में इसको हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिप्लेस कर दिया। तो बोर्ड का मतलब क्या होगा, एफ बी आर को हम बोर्ड कहते हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेशन में, पर्सन के डेफिनेशन में हमने देखा था कंपनी का वर्ड जो है वो भी लिखा होता है। अब कंपनी की डेफिनेशन क्या है उसको देखने हैं, कंपनी क्या होती है क्या नहीं होती उसको देखते हैं। कहते हैं जी कंपनी का मतलब है वो कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक है, मतलब कोई भी कंपनी जो कंपनीज लॉ के मुताबिक क्रिएटेड है, जिसको हम कंपनी लॉ वाले कंपनी मानते हैं, वो भी टैक्स में क्या कंसिडर होगी, कंपनी कंसिडर हो रही होगी। उसके अलावा कोई भी स्मॉल कंपनी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक बनाई गई है, वो भी क्या होगी, कंपनी कंसिडर हो रही होगी। उसके अलावा कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो पाकिस्तान में फॉर्म हुआ है अंडर एनी लॉ। देखिए जहाँ पे भी कॉरपोरेट का वर्ड आपको लिखा हुआ आएगा ना, इसका मतलब है कि वो इदारा रजिस्टर्ड एज अ कंपनी है। उसका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, कॉरपोरेट स्टाइल है, जिसमें शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड है, डायरेक्टर्स हैं। तो कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो पाकिस्तान में किसी भी लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है, वो भी हमारी क्या कहलाएगी, कंपनी कहला रही होगी। उसके अलावा जो मुदारबा कंपनीज होती हैं वो भी टैक्स में कंपनी कंसिडर हो रही होती हैं। उसके अलावा पॉइंट नंबर 5 जो है ये इम्पॉर्टेंट है। कहता है जी कोई भी बॉडी, कोई भी इदारा जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। देखिए अभी बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी वर्ड आ जाएगा लिखा हुआ इनकॉर्पोरेट का, इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। कोई भी इदारा जो इनकॉर्पोरेट हुआ है बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान। कहाँ पे, पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान से बाहर कोई भी इदारा जो कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हुआ है, वो पाकिस्तान में भी क्या ट्रीट हो रहा होगा, कंपनी ट्रीट हो रहा होगा। जैसे गूगल एलएलसी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन है, यूएसए में एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, वो एज अ कंपनी ट्रीट हो रही होगी।
अमेज़ॉन जो है LLC है, यहाँ पे भी क्या ट्रीट हो रही होगी, कंपनी के तौर के ऊपर ट्रीट हो रही होगी। तो कोई भी इदारा जब पाकिस्तान से बाहर एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है, वो हमारा भी क्या होगा, यहाँ पे कंपनी ट्रीट हो रहा होगा। गॉट इट। पॉइंट नंबर 6 है कि कोई भी फॉरेन एसोसिएशन, कोई भी गैर मुल्की इदारा, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है या नहीं, AOP भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और FBR ने उन्हें बाय अ जनरल ऑर्डर या बाय अ स्पेसिफिक ऑर्डर अगर कह दिया है कि आप कंपनी हैं, तो वो कंपनी ही कंसिडर होगी। मतलब कोई भी फॉरेन एसोसिएशन जिसको FBR कह दे कि तुम कंपनी हो, बेशक वो कंपनी ना भी हो, यहाँ पे क्या कंसिडर होगी, कंपनी ही कंसिडर हो रही होगी। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको भी हम कंपनी कंसिडर करते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कंपनी होती है। उसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह क्रिएट की होती हैं, फाइनेंस सोसाइटीज़ हो गई, हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह हो गई, ये भी क्या है, हमारी कंपनी कंसिडर हो रही होती हैं। उसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी हमारी कंपनी है। जो हम ट्रस्ट वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं पाकिस्तान में फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल्स, ये भी कंपनी कंसिडर होते हैं। तो ये कंपनी के डेफिनेशन है, इसको रीड कर लें, ये याद आप लोगों से होनी नहीं है। वैसे इसमें जो पॉइंट नंबर 5 और 6 जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 और 1, मतलब 1, 3, 5, 6, ये ज़रा पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिएगा, ये हमेशा जो है वो आपने याद रखने हैं। रीड करें फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब है, एक होता है बेनिफिशरी, एक होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी बेनिफिशरी क्या होता है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई जायदाद वगैरह है, उसने अपने बिहाफ पे किसी और बंदे को बिठा दिया जिसे केयरटेक वगैरह कर रहा होता है, और वो सिर्फ उसका ट्रस्टी होता है, उसको संभाल रहा होता है, उसका सारा बेनिफिट असल मालिक को मिल रहा होता है। वो जो रिलेशन क्रिएट होता है वो ट्रस्ट का रिलेशन होता है, तो वो ट्रस्ट हमारा यहाँ पर डील हो रहा होता है, वो भी कंपनी ही कंसिडर होती है। इसको रीड करें। आगे कंपनी की टाइप्स हैं, उसको हमने डिस्कस करना है, क्या है और क्या नहीं है, देखते हैं उसको। कंपनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो कंपनी की टाइप्स हैं कि कंपनी की टाइप्स क्या कुछ होती हैं। देखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, एक पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। कंपनी के टाइप्स इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे जाके हमारा पूरा एक चैप्टर जो है वो कंपनी के टाइप्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। देखिए, अगर कंपनी हमारी पब्लिक कंपनी हो जाए उसकी टैक्सेशन चेंज हो जाती है, अगर हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी हो जाए तो उसकी टैक्सेशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो हमारा जब हम आगे जाके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे कंपनी की टाइप चेंज होने की वजह से पूरे का पूरा उसके टैक्सेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, रजीम्स चेंज हो जाती हैं। इसलिए कंपनी की डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर आप अपनी बुक पे जाएंगे तो आपको ये ट्री भी नज़र आ जाएगा। एक है प्राइवेट कंपनी और दूसरी हमारे पास कौन सी है, पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है। अ कंपनी विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी वो हमारी क्या कहलाती है, प्राइवेट कंपनी कहला रही होती है। इसका मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया किसका होगा, पब्लिक कंपनी का होगा। तो पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया क्या है वो हमने यहाँ पे देखना है कि हम कैसे किसी कंपनी को पब्लिक कंपनी कंसीडर कर लेते हैं।
वो सारा हमने समझना है। देखिए अगर टेक्स्ट में एक कंपनी लिखी हुई है और कंपनी का नाम है जी ABC प्राइवेट लिमिटेड, और मैं आपसे पूछूं बताएं कि ये कंपनी पब्लिक है कि प्राइवेट है, आपका क्या आंसर होगा? प्राइवेट है, प्राइवेट है, सारे एग्री करते हैं? गलत है। टैक्स में कभी भी आप नाम की बेसिस पे कंपनी का फैसला नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट है कि वो पब्लिक है। अब देखें यही ABC प्राइवेट लिमिटेड है, अगर वो पब्लिक कंपनी के क्राइटेरिया के ऊपर फॉल कर जाए, बेशक नाम में प्राइवेट लिखा हुआ है बट ये क्या कंसीडर होगी? पब्लिक कंपनी कंसीडर होगी। अब पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया क्या है, कौन सी कंपनी हमारी पब्लिक कंपनी कंसीडर होती है? रिमेंबर, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स आपकी फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, वो कंपनी क्या कहलाती है? पब्लिक कंपनी। मतलब अगर इसी ABC प्राइवेट लिमिटेड के अगर 52% शेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हो तो ये कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी हो जाएगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर जो है किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, ऐसी कंपनी को भी हम क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी कह रहे होंगे। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी कंसीडर हो रही होगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास हो, किसके पास हो? फॉरेन कंपनी के पास, लेकिन ये फॉरेन कंपनी जो है ये 100% ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो। मतलब एक फॉरेन कंपनी है, वो 100% किसकी मलकियत है? किसी फॉरेन गवर्नमेंट की। और इस फॉरेन कंपनी ने पाकिस्तान में किसी कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा के शेयर्स ऑन किए हैं तो ये भी क्या कहलाएगी? हमारी पब्लिक कंपनी कहला रही होगी। उसके अलावा कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, मतलब उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, बिक रहे हैं, और ईयर एंड के ऊपर, बुक में हाईलाइट कर लें वर्ड ईयर एंड, जो ईयर एंड के ऊपर भी लिस्टेड रहे। अब ईयर एंड है आपका 30 जून फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 30 जून को भी लिस्टेड रहेगी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो हम उसे फिर क्या करेंगे? हम उसको पब्लिक कंपनी जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे। अब इसमें से अगर कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे पब्लिक कंपनी कह रहे होते हैं। और इसमें एंड पे आता है यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट क्या होता है कि जो आपने ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है, तो मतलब तमाम लोगों ने अपने फंड्स जो हैं पूल किए हुए हैं, हम टोटल फंड्स को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो एक यूनिट होगा उसको हम यूनिट्स कह रहे होंगे। वो जो एसोसिएशन बनती है वो भी हमारी पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में आ रही होती है। रिमेंबर, इस क्राइटेरिया में से अगर कोई एक भी फुलफिल हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे पब्लिक कंपनी जो है वो कह रहे होते हैं। ठीक है। अब इस सवाल पे ये बड़ा सवाल करते हैं, कहता है जी ब्रीफली स्टेट विद रीजंस पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। ब्रीफली स्टेट विद रीजंस वेदर और नॉट यू कंसिडर द बिलो मेंशन्ड कंपनीज टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर टैक्स पर्पस। किसने आपको 4 कंपनीज गिवन की हैं, आपने बताना है क्या ये पब्लिक कंपनी है या नहीं है। जिससे पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देगा। पढ़ लें, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देगा कि बताएं ये पब्लिक कंपनी है कि नहीं है। पहला है PPL इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। PPL एक कंपनी है जो पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक क्या हुई है? इनकॉर्पोरेट हुई है। एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है ही नहीं। अभी हम पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, उसमें हमने पढ़ा है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड होगी और ईयर एंड के ऊपर भी लिस्टेड रहेगी उसे हम क्या कह रहे होंगे? पब्लिक कंपनी कह रहे होंगे। इस तरह स्टार्ट में कह दिया कि ये कंपनी पाकिस्तान में कहीं भी लिस्टेड ही नहीं है। यहाँ तक पढ़ के मेरा माइंड जा रहा है कि माइट भी ये कंपनी कौन सी हो? प्राइवेट कंपनी हो। फिर कहता है 59% ऑफ द शेयर्स इन PPL आर हेल्ड बाय BBC लिमिटेड, कि इस PPL के 59% शेयर जो हैं वो हेल्ड बाय BBC लिमिटेड है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन UK।
वो कंपनी जो यूके में रजिस्टर्ड हुई है। अब ये लाइन पढ़ के मेरा पॉइंट जो है यहाँ पे माइंड जा रहा है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास हो तो वो भी पब्लिक कंपनी होती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि वो फॉरेन कंपनी 100% ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्या इसने ये बात कही है कि यूके होल्ड्स 90% ऑफ द शेयर्स इन बीबीसी लिमिटेड। अब यूके की गवर्नमेंट के बीबीसी लिमिटेड में कितने शेयर्स हैं? 97% है। इसका मतलब वो 100% तो ऑन नहीं कर रही। अब इसमें देखा जाए ना ये लिस्टेड कंपनी है, ऊपर से अगर ये ओन्ड बाय फॉरेन, इसके शेयर्स जो हैं फॉरेन कंपनी के पास हैं, बट वो फॉरेन कंपनी जो है वो ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए ये कंपनी क्या कंसिडर होगी? प्राइवेट कंपनी कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? अगला चलते हैं कि XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 whose shares were traded on Pakistan Stock Exchange from 1st August 2023 until 29th June on which the company was delisted on stock exchange। अभी हमने पॉइंट पढ़ा है कि ईयर एंड के ऊपर कंपनी का लिस्टेड होना लाजमी है। ईयर एंड मींस 30 जून। अब ये पूरा साल बेशक लिस्टेड रही है, पूरा साल इसके शेयर जो हैं वो ट्रेड होते रहे हैं, लेकिन अगर ईयर एंड के ऊपर ये डी लिस्ट हो गई है 30 जून के ऊपर, अगर ये लिस्टेड नहीं है तो ये क्या कंसिडर होगी? हमारी पब्लिक कंपनी कंसिडर हो रही होगी। ऐसे ही है? गलत है। सारे हाल आ रहे हैं, सारे ना हाई बैठे हुए, टुन होके बैठे हुए हैं। प्राइवेट कंपनी कंसिडर होगी। उसके बाद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ केपी के होल्ड्स 50% of the shares in ABC Limited, a public company under the Companies Act 2017। ABC Limited is not listed on any stock exchange in Pakistan। कि एक ABC Limited है, इसके 50% शेयर्स किसके पास है? केपी गवर्नमेंट के पास है। अब सेकंड क्राइटेरिया में कि अगर कोई भी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पब्लिक कंपनी ही कहते हैं। अब बेशक ये अनलिस्टेड है, बट ये क्या कंसिडर होगी? हमारी पब्लिक कंपनी ही कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद है आखिरी BRR इज अ पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। ओके, 41% ऑफ द शेयर्स इन BRR आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। इस कंपनी के 41% शेयर किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास। 50% शेयर जो है वो सऊदी गवर्नमेंट के पास है और 9% शेयर जो है वो इंडिविजुअल और ग्रुप मेंबर्स के पास है। BRR इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। बताएं जी, क्या ये पब्लिक कंपनी है या नहीं है? बताएं। नहीं है? ओके, है? आप कहती हैं पब्लिक कंपनी है, आपकी कंपनी नहीं है। कौन सी कंपनी है? पब्लिक है। कौन सी कंपनी है? पब्लिक। कौन सी कंपनी है? कौन कहता है ये प्राइवेट कंपनी है? एक दो, कोई कह रहा है प्राइवेट। वही मेजोरिटी हैज अथॉरिटी रूल। ये तो इंटरनेशनल रूल है, ये पब्लिक कंपनी है। क्यों? 50% शेयर्स कौन ओन कर रहा है? हमने कहा था कि कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए हम क्या मानेंगे? पब्लिक कंपनी मानेंगे। तो यहाँ पे 50% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, सऊदी गवर्नमेंट के पास है, इसलिए क्या कंसिडर होगी? ये पब्लिक कंपनी कंसिडर हो रही होगी। प्राइवेट कैसे हुई? किसने कहा? किसने कहा? कहाँ लिखा होगा? वो है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी ओन कर रही है, वो फॉरेन कंपनी के 100% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। इस पॉइंट में था, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में डिफरेंट है कि नहीं? उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 2, एंडरसन इनकॉर्पोरेशन, अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ यूके relating to the incorporation of companies has been operating in Pakistan for over 50 years. The control and management of the company branch for the accounting year ended 31 December was situated wholly outside Pakistan. Briefly state with the reason Henderson Incorporation क्या कंपनी है कि नहीं है? बताएं जरा, बताएं। सवाल पढ़ें ध्यान से, जवाब दें। आवाम जानना चाहती है, जनता जवाब मांगती है।
सवाल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्वेश्चन की, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़े ना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पाकिस्तान में इसको हम कंपनी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब सवाल पढ़े, नाउ रीड योर क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ा करें, 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिक्वायरमेंट को पढ़ें, देखें उसने क्या पूछा हुआ है आपसे। हिट एंड ट्रायल नहीं करते, कौन से पीछे ट्रेन लगी हुई है बताएं। नहीं है कंपनी, वेरी गुड। क्या इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तेरा कोई कसूर नहीं है भाई। सवाल फिर रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसने क्या बताएं, क्या पाकिस्तान में इस इदारे को हम कंपनी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो कैसे कह सकते हैं आप नहीं मानेंगे। कंपनी की डेफिनेशन पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, कंपनी की डेफिनेशन पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। ये क्या है, समझ आई। तो डेफिनेशन में वही 4 पॉइंट हैं जो सिनेरियो बेस पूछ रहा होता है, कि क्लियरली अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर कोई भी कंपनी पाकिस्तान से बाहर कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई है, वो यहाँ पे क्या मानी जाएगी, कंपनी ही मानी जाएगी। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट कंफ्यूज करने के लिए था। क्लियर है ये। उसके बाद है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्प्रिंग 2020 में सवाल आया हुआ है या 19 में सवाल आया हुआ है कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर जमाल, वो एक हॉस्पिटल क्रिएट करना चाहता है, बनाना चाहता है, बट वो उसको एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड करवाना चाहता है। बताएं क्या उसको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। 7 नंबर का सवाल आया हुआ था और ये उस अटेम्प्ट का वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन था। कोई 3 से 4 या 5-6% बच्चे ही जो है वो पासिंग मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर पाए थे। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सिंपल वहाँ पे जाके ये डेफिनेशन जो है वो चिपकानी थी। देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है क्या नहीं है उसको देखना है। रिमेंबर, कोई भी पर्सन इंडिविजुअल के अलावा, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें बुक के ऊपर, अदर देन इंडिविजुअल। किसके अलावा, इंडिविजुअल्स के अलावा। किसकी बात हो रही है, एओपी की और कंपनी की। वो एज अ एनपीओ के तौर के ऊपर, एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हो सकते हैं अगर ये सारा क्राइटेरिया जो है फुलफिल हो जाए। पहला है मकसद क्या है, पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव, पर्पस लिख ले ताकि आपको पता हो कि पर्पस क्या होना चाहिए, किस मकसद के लिए इसने रजिस्टर्ड होना है, वो हमने देखना है। मतलब आप इदारा क्रिएट कर रहे हैं रिलीजियस पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, वेलफेयर पर्पस के लिए, या जनरल पब्लिक के डेवलपमेंट वगैरह के लिए, प्रमोशन ऑफ एमेच्योर स्पोर्ट वगैरह के लिए, तो यहाँ पे हम इसको लेके चल रहे हैं। मदरसा बना रहे हैं, कोई स्कूल खोल रहे हैं, कोई आप डिस्पेंसरी खोल रहे हैं, कोई साफ पानी का प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, तो इन मकासद के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। और इस इदारे को आप एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर क्या करवा रहे हैं, रजिस्टर्ड भी करवा के आ रहे हैं। कंपनीज लॉ के मुताबिक आपने इसको एनपीओ के तौर के ऊपर क्या करवाया है, रजिस्टर्ड भी करवाया है। और करवाने के बाद आप गए हैं एफबीआर के पास। एफबीआर के पास कमिश्नर को अप्लाई करके आपने सर्टिफिकेट भी ले लिया है कि मैं एनपीओ के तौर के ऊपर ही काम करूंगा। अब कमिश्नर जो है वो आपको अप्रूव करेगा और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सर्टिफिकेट दे देगा, और उसमें वो आपके ऊपर कंडीशंस लगा देगा कि यार ये डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए,
और इस इदारे का कोई प्रॉफिट, कोई रेवेन्यू तुम अपनी मकसद के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि कोई रेवेन्यू हुआ, कोई प्रॉफिट हुआ, कोई अर्निंग हुई, वो इस इदारे को प्रमोट करने के लिए ही इस्तेमाल करोगे। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएं तो हम इसे क्या मानेंगे? एनपीओ मानेंगे। अगर इसमें कोई भी चीज़ लैप्स हो गई तो इसको हम एनपीओ नहीं मानेंगे। ये डेफिनेशन जो है ये आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, इसको क्रैम करना पड़ेगा, लिख लें। अभी तक की पहली डेफिनेशन जो है जो आपको क्रैम करनी पड़ेगी। और चैरिटेबल पर्पस का मतलब होता है गरीबों की मदद करना, खाना दे देना, रिलीफ दे देना, मेडिकल वगैरह इमरजेंसी प्रोवाइड कर देना, ये इसमें आ रहा होता है। जो अभी स्पोर्ट्स जो अभी पाकिस्तान में आ रही हैं नई हैं, इनको ग्रो करवाने, जैसे बांदर किला, ठीक है, अगर बांदर किले को आपने इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है तो उसकी आप काम करें, ठीक है। क्या हुआ? बोल दे, दर्द काम काहे करे हो? आगे चले, क्या थक गई हो? सुबह सुबह तो बैटरी चार्ज होती है। बताएं, आगे चलेंगे? बस करें, शर्म नहीं आती? 2 दफ़ा पढ़ रहे हैं, बस करें। आप लोगों का टेस्ट भी आज, तूने कौन सा देना होता है? चलें। हमने अपनी इनकम को ना, जो हम पैसे कमा रहे हैं, इनको जियोग्राफिकली लोकेशन के लिहाज से हमने 2 सोर्सेज में डिवाइड किया हुआ है। लोकेशन के लिहाज से हमने इनको कितने सोर्सेज में डिवाइड किया हुआ है? 2 सोर्सेज में डिवाइड किया हुआ है। एक है पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम और दूसरा है फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। देखें, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि ये वो पैसे हैं जो हम पाकिस्तान से कमा रहे हैं, पाकिस्तान की हदूदों के यूज से, पाकिस्तान की बाउंड्री से कमा रहे हैं, यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, यहाँ कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी कमाई है, यहाँ पे कैपिटल गेन है, यहाँ का अदर सोर्स है जो पाकिस्तान से कमाए हैं। रिमेंबर, जो वो पैसे जो हम पाकिस्तान से कमा रहे हैं वो हमेशा क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हमेशा टैक्सेबल है। सवाल किसके ऊपर है? फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर। कुछ ऐसे पैसे हैं जो आप पाकिस्तान से बाहर से भी कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग से कमा रहे होंगे, बाहर बिजनेसेस होंगे, बाहर से डिविडेंड मिल रहा होगा, बाहर प्रॉपर्टी हो सकती है, वहाँ से भी तो पैसे मिल रहे हैं आपको। जो पाकिस्तान से बाहर से पैसे कमा रहे हैं, जो आपकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्या उसके ऊपर पाकिस्तान में टैक्स देना है या नहीं देना, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसका उन्होंने सोल्यूशन बता दिया है कि अगर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ उसी पर्सन की टैक्सेबल होगी जो पर्सन कौन है? रेजिडेंट है। क्या? रेजिडेंट। तो वो किसकी बात अब यहाँ पे शुरू होगी कि रेजिडेंट का मतलब क्या है। देखें, एक बंदा चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, उसकी पाकिस्तानी इनकम जो है वो हमेशा क्या रहेगी? टैक्सेबल रहेगी। कोई पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उसकी पाकिस्तानी इनकम क्या रहेगी? हमेशा टैक्सेबल रहेगी। फॉरेन इनकम के ऊपर अगर हमने टैक्स लगाना है तो हमें फिर क्या देखना पड़ेगा? फैसला करना पड़ेगा कि अगर कोई बंदा रेजिडेंट है तब ही उसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी, अदरवाइज उसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये चीज़ जो है अब हमने देखनी है कि कब कोई बंदा रेजिडेंट होता है या कब कोई बंदा रेजिडेंट नहीं होता, वो हमने देखना है।
रेजिडेंशियल क्राइटेरिया जो है वो हमने देखना है क्या नहीं है, उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है। कहाँ चला गया? नहीं, एक चीज़ मिस हो गई है इसमें, सब्र करें ज़रा। है पेज नंबर कौन से वाले पे है? 12 पे तो है, हमें किधर नहीं है, शर्म नहीं है तुझे झूठ बोलते हुए। सबसे पहले हम देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी और एओपी। ये बोल्ड नहीं हुआ कि एओपी रेजिडेंट कब होगी और कंपनी रेजिडेंट कब होगी, वो हमने देखना है। फिर हम बात करेंगे इंडिविजुअल की। देखें, सबसे आसान है हमारे पास गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो हमेशा क्या होती है? रेजिडेंट होती है। भाई सूबाई हुकूमत पाकिस्तान की है, रेजिडेंट होगी। लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, रेजिडेंट होगी। फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, रेजिडेंट होगी। तो गवर्नमेंट हमारी हमेशा क्या होती है? रेजिडेंट ही होती है। अब सवाल है हमारा कि इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा, एओपी कब रेजिडेंट होगी और कंपनी कब रेजिडेंट होगी? दिस इज द क्वेश्चन। अब एओपी का असूल क्या है कि एओपी को हम उस वक्त रेजिडेंट मानेंगे जब एओपी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब पार्टनर हो गए और मैनेजर्स वगैरह हो गए, इस सिचुएटेड होली, मतलब सारे के सारे पार्टनर, सारे के सारे मैनेजमेंट और पार्टली एक आधा मैनेजर एक आधी पार्टनर इन पाकिस्तान इन अ टैक्स ईयर, के एक टैक्स ईयर में एक दिन के लिए भी अगर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरे का पूरा या पार्टली कुछ एक आधा अमला एक मीटिंग भी पाकिस्तान में कर गए तो हम इसको क्या मानेंगे? रेजिडेंट एओपी मान रहे होंगे। गॉट इट? कंपनी का स्टेटस क्या है? कंपनी के लिए सबसे पहले हमने देखना है, एक बड़ा आसान सा असूल है। वो क्या है कि अगर कोई भी कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है ना, कोई भी कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई है, ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? हमेशा रेजिडेंट कंपनी कहेंगे। क्या कहेंगे? हमेशा रेजिडेंट कंपनी कहेंगे। कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है वो हमेशा क्या कहलाएगी? रेजिडेंट कंपनी कंसीडर हो रही होगी। अब वो कंपनीज जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, यहाँ पे कारोबार कर रही हैं, उनके लिए असूल क्या है कि इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली, मतलब पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर पाकिस्तान में एक दिन के लिए भी हो गया, ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? रेजिडेंट कंपनी कंसीडर कर रहे होंगे। तो एओपी के लिए क्या था? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली। कंपनी के लिए क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली। तो अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड ही पाकिस्तान में हुई है अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस, अंडर कंपनीज एक्ट, तो वो हमेशा क्या रहेगी? हमारी रेजिडेंट कंपनी ही कंसिडर हो रही होगी। ठीक है, ये क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल की। अब इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होता है, मतलब ही और शी की बात कर रहे हैं, ये रेजिडेंट कब होते हैं उसको हमने देखना है। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सरकारी मुलाजिम जो हैं वो क्या होते हैं? हमेशा रेजिडेंट होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या होंगे? हमेशा रेजिडेंट होंगे। जो गैर सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए असूल क्या है कि हमने देखना होता है किसी भी टैक्स ईयर में, किसी भी एक टैक्स ईयर में, टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2023, ख़त्म हुआ 30 जून 2024, ये है एक टैक्स ईयर।
अगर किसी भी एक टैक्स ईयर में किसी भी इंडिविजुअल का स्टे 183 डेज या इससे ज़्यादा हो जाए, एक टैक्स ईयर में अगर उसका स्टे 183 डेज या इससे ज़्यादा हो जाए तो हम इस इंडिविजुअल को क्या मानेंगे? हम इस इंडिविजुअल को रेजिडेंट इंडिविजुअल इस टैक्स ईयर के लिए मान रहे होंगे। रिमेंबर, ये जो क्राइटेरिया है ये हम एवरी टैक्स ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। माइट भी एक बंदा इस साल के लिए रेजिडेंट हो, अगले साल पाकिस्तान छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो ये हर साल के लिए। तो एक टैक्स ईयर में हमने डेज काउंट करने हैं। अगर उसके डेज 183 डेज से अबव हैं, पाकिस्तान में स्टे कर गया, तो वो क्या होगा? रेजिडेंट होगा। उसके अलावा कोई भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी, कौन? सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तानी शहरी जिसके पास शनाख्ती कार्ड है। अगर कोई भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान का किसी भी दूसरे कंट्री में स्टे 182 डेज से अबव नहीं है, 182 डेज से अबव नहीं है, मतलब कोई भी पाकिस्तान का शहरी दुनिया के किसी भी मुल्क का अगर रेजिडेंट नहीं है, हमारा है। सिंपल सी बात है। अगर हमारा है वो किसी का भी नहीं हुआ, वो फिर भी किसका है? हमारा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पाकिस्तानी हैं, यूके में है और यूके में अगर आपका स्टे 182 डेज से अबव हो गया है तो आप कंसिडर होंगे यूके के रेजिडेंट। आप हमारे लिए क्या हो जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। अगर आप एक ऐसे पाकिस्तानी है, कोई 2 महीने इस मुल्क में रह लिया, 3 माह तुर्की चले गए, 2 महीने के यूके चले गए, इस तरह फिरते जा रहे हैं, ना पाकिस्तान के रेजिडेंट हुए हैं ना दुनिया में किसी मुल्क के रेजिडेंट हुए हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है तो मुबारक हो, आप पाकिस्तान के रेजिडेंट कंसीडर हो रहे होंगे। ठीक है। इसके लिए शर्त क्या है? आपके पास पाकिस्तान का सिटीजनशिप होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ठीक है। अब ये जब हम डेज काउंट करेंगे 183 डेज, इसमें क्या कुछ शामिल होगा? रिमेंबर, जो हमारा डे ऑफ अराइवल है वो भी इसमें शामिल है, डे ऑफ डिपार्चर जो है वो भी इसमें शामिल होगा, पार्ट ऑफ डे मतलब सुबह पाकिस्तान में आए हैं शाम को चले गए हैं वो भी इसमें शामिल होगा, कोई पब्लिक हॉलीडे है, कोई डे ऑफ लीव है पाकिस्तान में वो भी इसमें शामिल करेंगे। आप पाकिस्तान में आए हैं, सर तफरी कर रहे हैं, वो जो वेकेशन आपने स्पेंड की है वो भी इसमें शामिल होंगे। अगर पाकिस्तान में कोई आपकी एक्टिविटी जो है वो इंटरप्ट हो गई है लॉकडाउन से, स्ट्राइक से, तो वो भी डे शामिल होंगे। सिर्फ इसमें एक दिन शामिल नहीं होता, वो है हमारा डे इन ट्रांजिट। आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ लैंड करना पड़ गया, तो वो आपका इन ट्रांजिट स्टे है, 8 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए। वो जो इन ट्रांजिट स्टे है वो सिर्फ इसमें काउंट नहीं होगा, बाकी सारा कुछ जो है वो हम इसमें काउंट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सारा क्राइटेरिया है और ये बुक में इसका प्रॉपर ट्री बना हुआ है कि अगर कोई भी नॉन सिटीजन है जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, इसके लिए सोल क्या है कि 183 डेज़ या इससे ऊपर का स्टे हो तो ये क्या होगा? रेजिडेंट होगा। जो सिटीज़न है अगर उसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से अबव है तो वो भी क्या होगा? रेजिडेंट होगा। अगर कोई भी सिटीज़न है उसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से अबव नहीं हुआ तो हम देखेंगे क्या वो किसी और मुल्क का रेजिडेंट है कि नहीं। अगर किसी और मुल्क का रेजिडेंट है बंदा तो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होगा। अगर वो किसी और मुल्क का रेजिडेंट नहीं है तो फिर वो किसका रेजिडेंट होगा? पाकिस्तान का रेजिडेंट कंसीडर हो रहा होगा। तो ये पूरा आपको ट्री समझाया हुआ है कि कब कौन सा बंदा जो है हमारा रेजिडेंट हो सकता है और कब कौन सा बंदा रेजिडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसको ज़रा रीड करें फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीचे ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास। एक एक्सरसाइज जो है ये आपका होमवर्क है, ये आपने कल करके लेके आनी है। कल हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे और फिर हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हम उसकी तरफ मूव कर रहे होंगे। ठीक है, मुझे पता रह गया नहीं, कल सेल्स टैक्स स्टार्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे फास्ट ट्रैक में भी, बिकॉज जो रह गया हमारा एरिया डैट इज़ हार्डली
10 to 15 मिनट्स की डिस्कशन है, वो हम करके टैक्स रेडी वगैरह क्या होते हैं, कल हम फिर अपना सेल्स टैक्स स्टार्ट कर रहे होंगे, जिसमें हम देखेंगे सेल्स टैक्स क्या है, किस तरह से काम कर रहा होता है, सारा कुछ वो कर रहे होंगे। तो कल हम सेल्स टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं अपना, हार्डली इंशाल्लाह 9:30 बजे के करीब मैं सेल्स टैक्स स्टार्ट कर दूँगा। अगली डिस्कशन सिर्फ आधे घंटे की लगी हुई है, वो हम कल ही करेंगे।